कोल स्कीम को लेकर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी रायपुर कोर्ट में। विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जो इसमें आरोपी थे, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि 3 करोड़ से ऊपर के इस विनिमय में उनकी स्पष्टतया प्रत्यक्षतया भूमिका नजर आती है और वो कोर्ट नहीं पाती कि उन्हें ऐसी कोई असाधारण व्यवस्था या असाधारण लाभ दिया जाना चाहिए। उसके अलावा कोर्ट ने थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की है रिपोर्टिंग के अंदाज में। हमारे साथ ईडी के विशेष रूप अभियोजक हैं डॉक्टर सौरभ पांडे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देवेंद्र यादव जी के संदर्भ में बताइए कि आखिर जो जजमेंट कोर्ट ने खारिज किया है, जजमेंट में आधार क्या है? देखिए, जो आज कोल स्कैम में जो आरोपी बनाए गए हैं मिस्टर देवेंद्र सिंह यादव, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने कई प्रकार के तर्क उनकी तरफ से माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए, जिसमें उनका मुख्यतः यह बताना था कि भाई उनका डायरेक्ट रोल किसी प्रकार से दिख नहीं रहा है और जो भी पैसे का जो दिखाई पड़ रहा है, जो इल्ज़ाम लगाए गए उनके विरुद्ध की जो भी पैसे का उन्होंने यहाँ वहाँ किया, इलेक्शन फंडिंग में यूज़ किया है या कहीं इलेक्शन में चुनाव में खर्चा किया है, तो उनका कहना था कि वो तो स्वीकृत प्रकार के फंड्स हैं जो उन्होंने जो किए हैं, उसमें कोई केस कायदे से बनता नहीं है। हमारा ये तर्क था उसमें कि भाई वो आप चुनाव के दौरान जो भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जो स्वीकृत इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो स्वीकृत होगा वो अपनी जगह, लेकिन स्रोत जो है वो स्रोत अगर दूषित है तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के संज्ञान में आएगा और ये स्रोत वो दूषित है अथवा नहीं है, उनको ये सब साबित करने का पूरा मौका तब मिलेगा जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ये जमानत के स्तर पे जो एविडेंस का करेक्ट देयर एनालिसिस, मतलब सूक्ष्म जो है अवलोकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमानत के समय ये कहना आवश्यक होता है कि ये जो प्रथम दृष्टिया जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं, तो क्या वो इल्ज़ाम इस बात को इंगित कर रहे हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मंजूर होने का अपराध में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के पोजीशन में हैं। तो जो हमारा अभी तक का जो हमारा इन्वेस्टिगेशन रहा है उसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है और लोगों के उसमें स्टेटमेंट्स हैं, जिससे कि ये बात तो कहीं ना कहीं से देखी गई है कि इनका रोल उसमें रहा है, सूर्यकांत तिवारी के साथ में रहा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बेहतर करना डिस्ट्रीब्यूशन में रहा, जो कि काफ़ी आगे बढ़ करके 3 करोड़ तक। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो मीडिया रिपोर्ट्स उसको लेकर थोड़ी नाराज़गी जताई, थोड़ी सी खिन्नता जताई, विषय क्या है थोड़ा उस बारे में? देखिए, मीडिया रिपोर्टिंग जो होती है, जो भी ईडी के जो केसेस हैं उसके संदर्भ में जो भी मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, उस रिपोर्टिंग में एक खामी जो है वो सामने दिखाई पड़ रही है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत वृहद रूप से प्रचारित होती है कि जो माननीय न्यायालय के समक्ष जो चीज़ें कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके इधर जा कर के रिपोर्टिंग हो रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया कर रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही हो, और उस रिपोर्टिंग की वजह से जो भ्रामक प्रकार की जानकारी पब्लिक में फैल रही है वो उसके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय ने थोड़ा सा रोष व्यक्त किया है और ऐसा क्या कहते हैं, हमारी आशा है कि इस प्रकार की जो भ्रामक रिपोर्टिंग है या जो रिपोर्टिंग ऐसी है जो कोर्ट की कार्रवाई से इतर जाकर हो रही है, जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं वो तो ठीक है रिपोर्ट की जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, वो कपोल कल्पित जो है विचारों का अगर प्रदर्शन है तो वो उचित है। एक सेंटेंस आ रहा है आपके संदर्भ, आपके हवाले के साथ आ जा रहा है कि शुभम सोनी के मेल वगैरह की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें शायद किसी ने आपसे पूछ दिया या आपने ऐसा कह दिया कि भूपेश बघेल को भी समझ से शुरू, ये क्या ऐसा कहा है? देखिए, ये जो बातें हैं यही मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस प्रकार की जो भ्रामक चीज़ें जो प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं वो कपोल कल्पित रचनाओं से सज्जित है। ये बात सही है कि हमारा जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया था प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट महादेव ऐप में 1 तारीख को जो हमने फाइल किया है उसमें हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई किया है और जिनको हम रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट कहते हैं, और जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि शुभम सोनी का भी है और ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि शुभम सोनी के उस ईमेल में जो उसने सेक्शन 50 का हमने उसको समन जारी किया और उसके रेसिप्रोकेशन में उसने जो ईमेल हमको जारी किया है उसमें उसने एक्स सीएम उनके पुत्र और आईपीएस अधिकारी का नाम लिया है उसमें, और उसमें उसने ये बात कही है कि 508 करोड़ जो है वो उसको उनको प्रदान किया गया है।
साथ ही साथ जो असीम दास जिसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपये सीजर किया गया था, जो उसने भी अपने सेक्शन 50 स्टेटमेंट में ये वाली बात बताई है कि भाई ये जो पैसा है ये पैसा महादेव ऐप का था और ये इलेक्शन फंडिंग में यूज़ हो रहा था, जो कि सीएम हाउस तक जाना था। ये बातें जो हैं वो मुझसे सवाल पूछने पर मैंने इस बात को बताया था। और जब ये मुझसे पूछा गया कि जैसे कोई भी सवाल पूछता है कि अगर क्या इसको समन जारी हो सकता है, उसको समन जारी हो सकता है, तो देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन है। मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंसेस जिस व्यक्ति के विरुद्ध आते जाएंगे और उस व्यक्ति को समन दे करके उससे जरूर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सेक्शन 50 का जो समन है वो किसी का डेरोगेटरी नहीं है, मतलब किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता है। और ये बात विजय मदन लाल चौधरी के जजमेंट में साबित भी हो चुकी है, क्योंकि विजय मदन लाल चौधरी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड भी किया है सेक्शन 50 को, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज थी। और सेक्शन 50 बेसिकली एक मौका देता है उस व्यक्ति को जिसको हम समन करके बुलाते हैं कि भाई देखिए आपके खिलाफ अमुक व्यक्ति ने ये बताया है, या आपके खिलाफ अमुक जानकारी हमें प्राप्त हुई है, या अमुक संपत्ति आपके द्वारा ग्रहण की गई है, या आपके अकाउंट में अमुक पैसा आया है, जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो सेक्शन 50 एक मौका देता है उस व्यक्ति को बताने का, उसकी सत्यता बताने का। तो एक डेरोगेटरी सेक्शन नहीं, उल्टा वो एक हेल्पफुल सेक्शन है कि अगर वो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी को कहीं से भी कन्विंस कर देता है कि भाई उसका जो स्रोत है वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रह करके नहीं है, जबकि उसका कोई वैलिड स्रोत है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध उसमें बिल्कुल भी ना तो बनता है, ना कोई उसको ज़बरदस्ती रोक लेता है। तो बात तो चल रही है, तो एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ। महादेव सत्ता ऐप को लेकर अगली जो पेशी है तारीख जी, वो कौन सी होगी, कब और उस पर? हाँ, जब महादेव सट्टा ऐप को जो आगामी तिथि माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष जो है वो है 10 जनवरी 2024, और माननीय न्यायालय ने उस तारीख को जो है इस केस का कॉग्निजेंस के संबंध में तर्क हेतु केस को नियत कर। जो लोग नहीं हैं, जैसे देवेंद्र यादव एमएलए, उनके खैर अग्रिम जमानत याचिका ही खारिज हो गई, इसके अलावा आरके सिंह नहीं पहुँचे, बाकी लोग नहीं पहुँचे, उनको लेके अब आगे की क्या होगा? जो जिनको उसमें 2 प्रकार के कैंडिडेट लोग हो जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो न्यायालय के द्वारा भेजा गया सम्मन तामील हो गया था और वो लोग नहीं आए। तो वैसे 4 लोग हैं, और वो 4 लोग में देवेंद्र सिंह यादव भी शामिल हैं, और उनकी तरफ से एक धारा 317 सीआरपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय में कि उनकी अनुपस्थिति को क्षमा करके उनकी उपस्थिति उनके अधिवक्ता के माध्यम से दर्ज करवाई जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसे संभावित न मानते हुए खारिज कर दिया। और बाकी 6 लोग ऐसे हैं जिनको कि जो समन या नोटिस माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया तो वो तामील ही नहीं हुआ था, तो उनको पुनः जो है वो नोटिस करने का आदेश जारी हुआ। राम अवतार अग्रवाल पार्टी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, उनको लेकर आप लोगों का एक आवेदन था कि उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू, उसका कोर्ट की क्या आज प्रतिक्रिया थी, कोर्ट ने क्या कहा? कोल स्कैम में जब हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो हमारे जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने एब्सकॉन्डिंग पर्सन्स में उनका नाम डाल के रखा हुआ है राम अवतार अग्रवाल जी का, और साथ ही साथ उनको कई दफ़े समन्स जारी किए गए हैं, और कई बार उनके जहाँ जहाँ वो पाए जा सकते हैं वहाँ जा कर के अथॉरिटीज़ ने खोज खबर ली है। साथ ही साथ पुलिस अथॉरिटी का भी सहारा लिया है उनकी खोज खबर करने के लिए, लेकिन वो तब भी अपीयर नहीं हो रहे थे। इसलिए फाइनली नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराए जाने के लिए एक आवेदन पत्र इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है स्पेशल कोर्ट के सामने। लेकिन माननीय स्पेशल कोर्ट का मत ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो ऑलरेडी हमको पावर्स ग्रांटेड थे, इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे कि ईडी को पावर है, और ये कहते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं हम आपको वारंट इशू नहीं करेंगे राम गोपाल अग्रवाल के विषय पर। अब ईडी क्या करेगी, कोर्ट आखिर कहना क्या चाहता है? नहीं, कोर्ट का कहना यह है कि अरेस्टिंग पावर मनी लॉन्ड्रिंग पावर अवेलेबल है, अगर अरेस्टिंग पावर अवेलेबल तो मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी डायरेक्टली जा सकती है उनको अरेस्ट करें। हमारा कहना था कि उनके वेयर अबाउट्स हमको मालूम नहीं पड़ा, और अगर छत्तीसगढ़ राज्य में तो हमने खुद खोजबीन करी, पुलिस वालों से भी सहायता ली, हम अगर भारत के किसी अन्य राज्य में वो उपस्थित हैं तो अगर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाता है तो जो विभिन्न राज्य हैं अगर किसी दूसरी जगह है तो वहाँ की पुलिस के माध्यम से हमें आसानी होती। लेकिन जो कोर्ट इस तरह से सहमत नहीं हुआ, उनका कहना था कि भाई आप जो है आपके पास जब अरेस्ट का पावर दिया हुआ है और पुलिस अथॉरिटीज़ का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ने का पावर दिया है तो आप उस पावर का फायदा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे। ये थे डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे। ईडी की जो सुनवाई आज स्पेशल कोर्ट में चली वो फिर महादेव सर टाइप से जुड़ा हुआ मसला हो या कोल स्कैम से जुड़ा हुआ, और वो चीज़ जो आपके जानने लायक थी, जो आपको जानना था, वो सब कुछ सौरभ कुमार पांडे के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सारांश ये है, भिलाई के विधायक देवेंद्र कुमार जो हैं, उनकी देवेंद्र सिंह की जमानत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। राम गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, मुसीबतें कम नहीं हुई है। ठीक है कि उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी को पूरी आज़ादी है, ईडी को पूरी शक्तियां हैं, वो खोज सकती है, कार्रवाई कर सकती है। वो लोग जो उपस्थित नहीं हुए हैं, समस्याएं उनके लिए भी कतई कम नहीं है। उनके खिलाफ वारंट इशू है, जिनको समन्स तामील हो गया था, और जिन्हें समन्स तामील नहीं हुआ कोल स्कैम में, उन्हें दोबारा नोटिस इशू हुई है। अगली बार जब इस केस में या इससे जुड़े केस में कोई नया अपडेट होगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा। और हाँ, सबसे मूल बात, कोर्ट ने ये कहा है, रिपोर्टिंग करिए मगर सावधानी से। वो जो कोर्ट कह रही है, वो जो कोर्ट में हो रहा है, उससे इतर यदि आप कुछ कहेंगे तो कोर्ट अगर अभी सिर्फ नाराज़गी जता रही है तो वो याद रखिएगा मौखिक है। अगर ये मसला लिखित में आ गया तो जाहिर है दिक्कतें। अगली बार किसी नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के